चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। तो म्यूट कर लीजिए पहले। स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा था इमेजिपेटरी प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रैक्टिस, देखो मैं बात कर रहा था एक पर्सपेक्टिव की, दूसरा प्रैक्टिस की। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर पहला लिखा है इमेजिपेटरी प्रैक्टिस, मतलब होता है कि सोशल वर्क जो है, जो भी प्रैक्टिस करते हैं कई प्रकार की हो सकती है। जो इसका फोकस होता है, इसका फोकस होता है कि जो भी लोग जिनके पास पावर नहीं है या उनको ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव दैट मच पावर, तो उनको सोशल वर्कर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनको जो है असिस्ट करते हैं। कोई भी somebody is facing some kind of any problems or lacking power or feeling oppressed, तो जैसे कि जो वर्कर काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वर्कर लेबर क्लास होती है, तो दे फील समटाइम दे डोंट हैव मच बार्गेनिंग पावर, उनके पास पावर नहीं होती, दे कांट इन्फ्लुएंस द पीपल। तो वहाँ पर सोशल वर्कर जो है वो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। इसका मतलब होता है टू गिव द पावर टू द पावरलेस। जिनके पास पावर नहीं है उनको पावर देना, या उनके behalf पे बात करना, उनकी वॉइस बनना, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमेंसिपेटरी सोशल वर्क। क्लियर है? उसी के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि एंटी ओप्रेसिव सोशल वर्क है, फेमिनिस्ट सोशल वर्क है। एंटी ओप्रेसिव का मतलब क्या होता है? कि ये जो प्रैक्टिस है इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि लोग जो है कहीं ना कहीं प्रेस्ड हो रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर या स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशन एग्जिस्ट करता है, लोग सफर कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट लोगों की लाइफ पर होता है, उनकी लाइफस्टाइल पर होता है। तो सोशल वर्क का क्या पर काम होता है कि किस प्रकार से उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी के अंदर जो पावर इम्बैलेंस है, पावर डिस्पैरिटी है, उसको कैसे बैलेंस ला सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं, उस चीज पर ज्यादा फोकस होता है। क्लियर है? दैट इज एंटी प्रोग्रेसिव सोशल वर्क। दमन विरोधी समाज कार्य, कि समाज कार्य फोकस कहाँ करता है कि कैसे जो दमन हो रहा है उसके विरोध में खड़े होकर के लोगों को मदद करें, हेल्प करें। समाज में जो भी उत्पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसको पहचानना और उनके जो प्रभावों को कम करना, उनको एड्रेस करना समस्याओं को, और संतुलन बनाने की कोशिश करना सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग सभी लोग के पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो, एक्सेस हो और रिसोर्सेस हो। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट सोशल वर्क। तो ये जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है ये फोकस करती है इक्वालिटी पर, इक्वालिटी ऑफ सेक्स एंड डिमांड लीगल रिफॉर्म्स। ऐसे कानून बनाए जाएं जहां पर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी क्षेत्रों में। जैसे कि सफरेज मतलब इलेक्शन वोटिंग डालने में, एजुकेशन में, शिक्षा में, बेरोजगार रोजगार में, इन सभी क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं को बराबर माना जाए, इसी प्रकार की रिफॉर्म्स आनी चाहिए। लीगल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, सभी लोग। तो यहाँ पर ये सभी के सभी फोकस करते हैं प्रोवाइडिंग द पावर टू द पावरलेस। ये आपका आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इमेंसिपेटरी सोशल। क्लियर है? बोलिए। तो इसी को अगर हम देखेंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, दृष्टिकोण, तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो एज ए सोशल वर्कर, आप अगर किसी भी समस्या को देख रहे हैं, किसी जो है मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई महिला है, उस वो किस प्रकार के चैलेंज फेस कर रही है, उसके क्या नीड्स है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको एक पर्सपेक्टिव इससे इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं सोशल वर्क या एंटी ओप्रेसिव पर्सपेक्टिव, जहां पर हमारा फोकस होता है कि क्लाइंट की समस्या फिर फाइनेंशियल या सोशल नहीं हो सकती। हो सकता है कि द पर्सन हैविंग और फेसिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन और दे हैव पावर इनबैलेंस इन द सोसाइटी, उसकी वजह से लोग अफेक्ट होते हैं या उनकी लाइफ अफेक्टेड होती है। तो बी हैव टू आल्सो लुक एट इन दैट एंगल कि एंटी ओप्रेसिव सोशल वर्क प्रैक्टिस हम वहां पर करें। सर, इमेंसिपेटरी एंड एंटी ओप्रेसिव सोशल वर्क ऑलमोस्ट, देखो एमेंसिपेटरी सोशल वर्क की अम्ब्रेला कैटेगरी में आएगा, मतलब उसके अंडर है सब। इसका मतलब ही होता है कि हमारा फोकस होता है कि उन लोगों के साथ काम करना जो पावरलेस फील कर रहे हैं, पावर नहीं, जिनके पास वॉइस नहीं है। अब वॉइस तो बहुत लोगों के पास नहीं हो सकती है, हो सकता है एंटी ओप्रेसिव एलिमेंट मतलब सोशल वर्क के अंदर आ जाएंगे जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो कल्चरल माइनॉरिटी है, एथनिक माइनॉरिटी है, या फिर फेमिनिस्ट सोशल वर्क हो गया, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए। तो जो लोग भी कमजोर हैं, जो भी मतलब बोल सकते हैं इनके पास वॉइस नहीं है, वो सब इसके अंदर आएंगे एमेंसिपेटरी सोशल। तो वही ब्रॉडर कैटेगरी है, बाकी अंदर सभी चीजें आएंगी। सिमिलर तो होगा ही होगा क्योंकि उसका अंदर का हिस्सा है। एंटी ऑपरेशन को रेडिकल भी बोल सकते हैं। रेडिकल, देखो रेडिकल अप्रोच हम फॉलो करते हैं उसको कम करने के लिए।
ठीक है। रेडिकल जो अप्रोच होती है, रेडिकल सोशल वर्क का मतलब ही होता है कि जहाँ पर हम फोकस करते हैं किस प्रकार से हम बदलाव ला सकते हैं। एंटी ओप्रेसिव एलिमेंट हो सकता है, कई प्रकार की बोल सकते हैं कि आगे फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया होगा तो उससे, जैसे कि एथनिक सेंसिटिव, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग रेडिकल्स अप्रोच यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर और भी होगा एक और तो नहीं है। ये मान लीजिए दो है हमारे पास, एथनिक सेंसिटिव है, कम्युनिस्टिक सोशल वर्क है, एंटी ऑपरेसिव है। इन तीनों कैटेगरी में हम लोग रेडिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं। रेडिकल के अलावा और भी अप्रोच होती है, मतलब समस्याओं को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं है। रेडिकल सोशल वर्क इसके अलावा, जैसे कि यहाँ पर किसी ने लिखा है सिर्फ गांधी प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, एंटी ऑपरेसिव में आएगा। वो एक प्रैक्टिस है, उसको आप समझिए पहले। गांधीयन अप्रोच है ना, जैसे रेडिकल अप्रोच है, गांधीयन अप्रोच है, वो समस्याओं को सॉल्व करने का एक तरीका है। अब जैसे कि गांधीयन अप्रोच फोकस करती है किस पर, कि हम बेहतर तरीके से, एक मॉडरेट तरीके से समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। रेडिकल अप्रोच थोड़ा मार्क्सिस्ट अप्रोच होती है, ठीक है, वो जो सोलोनेस्की का अप्रोच है वो उस पर आधारित होती है कि हाँ, अगर हमको कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है बड़े स्केल पर, तो हमको कहीं ना कन्फ्लिक्ट कंटेशन करना होगा या रेडिकल चेंज करना पड़ेगा, सडन चेंज करना होगा। वो आपका एक रेडिकल अप्रोच कहलाता है। तो ये अप्रोच अलग हो सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से परस्पेक्टिव है। यहाँ समस्या को देखने का नजरिया है, देखो पहले समझो इसको। जो गांधीयन अप्रोच है वो भी ठीक है, वो प्रैक्टिस में हम लाते हैं, लेकिन ये सभी के सभी जब हम समस्या को देख रहे होते हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। एड्रेस हम कई तरीके से कर सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के मेथड हो सकते हैं। एक गांधीयन अप्रोच हो सकती है, और बाकी की अप्रोच हम लोग पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। बोलिए। तो ये आपका जैसे बैटरी के अंदर बाकी चीजें आ जाएंगी, एंटी ऑपरेसिव हो गया, फेमिनिस्टिक सोशल वर्क हो गया, और आगे देखो इसमें पर्सपेक्टिव भी आते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। पर्सपेक्टिव मतलब होता है काइंड ऑफ लेंस, एक तरीका, नजरिया देखने का, प्रॉब्लम को या कोई भी समस्या है, इशू है, उसको देखने का नजरिया। पीडीएफ टेलीग्राम पे भी कहाँ से मैंने अभी बनाया हुआ है, उसको टेलीग्राम पे कैसे होगा? आप पहले पढ़ने को फोकस करिए ना। एग्जाम आपका नेक्स्ट वीक है, अभी पीडीएफ पे फोकस करेंगे तो कैसे रहे? इतना सारा नोट्स दिया है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पीडीएफ मांग रहे हो। पीडीएफ मिल जाएगा, सबको मिलेगा, है ना, पहले पढ़ लो। एग्जाम में पीडीएफ लेके नहीं जाओगे, जो कुछ आपके दिमाग में रहेगा वही आप यूज कर पाओगे। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम पीडीएफ, ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे जो है पीडीएफ में ही फंसे रहते हैं। पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ इतना सारा हो जाता है, कितनी पीडीएफ पढ़ते हो आप लोग, सच बताना। पेपर वन में इतना सारा पीडीएफ मिला होगा आपको, वहाँ तक बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है पेपर वन। कितनी पीडीएफ छूट गई होंगी, नहीं पढ़ी होंगी, कोई नहीं पढ़ता। तो कम से कम कंटेंट होगा उस पर फोकस किया करो। एक दो पीडीएफ रहेंगी हर एक यूनिट की, वो सफिशियंट होती है, उसी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका होना होता है एक दो बुक से ही हो जाता है। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी सब। सर सब नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत है। ठीक है, कोई नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना, अभी फोकस कर लेते हैं। पीडीएफ आप लोग के लिए ही बनाया गया है। हाँ, नेक्स्ट है जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। देखिए, जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, बताइए एनीवन। जनरल सिस्टम मतलब होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और सोशल इंटरेक्शन साथ में जोड़ करके। मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक पूरे सिस्टम को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हाउ द चेंज इन वन पार्ट ऑफ सिस्टम कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। एक पार्ट में चेंज करने से दूसरे पार्ट में कैसे इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी है, तो सोसाइटी एक सिस्टम है, उसके सब सिस्टम है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, बाकी के और भी सब सिस्टम होते हैं। तो अगर एक में किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो बाकी भी अफेक्टेड होते हैं। यही बता रहा है जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव, कि जब भी हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, एक सिस्टम को देख रहे होते हैं, तो हमको ये देखना होता है बाकी चीजों को एक साथ जोड़ करके कि क्या क्या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, ये हो जाएगा जनरल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है कि कोई भी पर्सन अगर ड्रग एडिक्टेड है,
तो ड्रग एडिक्शन एक ऐसा इशू है जिसपे केवल एक इंडिविजुअल्स केवल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि केवल किसी पर्सन को अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो एक ही कारण हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। वी हैव टू आल्सो लुक एट द फैमिली डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, ओके, बाकी उसका फैमिली के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है। तो वो सभी चीज़ों को हमको देखना होता है जब भी हम किसी भी ड्रग एडिक्शन इशू को एड्रेस करते हैं किसी फैमिली के अंदर। तो पूरी फैमिली को हमको थेरेपी देनी पड़ती है या काउंसलिंग देनी पड़ती है, ये कैसे हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फैमिली इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को, ताकि रिकवरी प्रोसेस अच्छा और बेहतर हो। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे हमको फोकस करना पड़ता है। सो देयर द वेरियस फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, ये सभी के सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा एथनिक सेंसिटिव, जो कि मैंने बताया कि जहां पर फोकस होता है हमारा कि जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स का कारण केवल फाइनेंशियल नहीं हो सकता है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो उन लोगों के अगेंस्ट में, या किसी इंडिविजुअल्स की पर्सन किसी प्रकार का प्रेजुडिस हो, इनइक्वलिटी फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ समबडी बिलोंग टू एनी एथनिक माइनॉरिटी और कल्चरल माइनॉरिटी। तो लोग फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, जो मेजोरिटी लोग होते हैं, ये जो माइनॉरिटी होते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमको उस एंगल से भी देखना जरूरी है। तो एथनिक पर्सपेक्टिव जो होता है, नजरिया जो फोकस करता है कि हमको समस्याओं को एड्रेस करना है, तो हमको देखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, इनइक्वालिटी दैट द पीपल आर फेसिंग। ओके, सो उसके लिए कल्चरल कॉम्पिटेंसी जरूरी है सोशल वर्क के अंदर, मतलब पर्सन इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना कल्चर कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि दूसरे की जो है डाइवर्स कल्चर को, पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड कर पाए और उसके माध्यम से समझ पाए कि किस प्रकार का सिस्टमैटिक डिसीजन या डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस कर रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए वो डिफरेंट अप्रोच को अपनाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एथनिक सेंसिटिव परस्पेक्टिव से जनरल, साइको सोशल, बायोलॉजिकल में फोकस कर। देखो, जनरल का मतलब यहाँ पर कि एक ही चीज नहीं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ फैक्टर्स उसमें लिखे। बायोलॉजिकल मतलब होता है खुद का, जैसे कि कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है तो हो सकता है उसका खुद का इशू हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब उसकी सराउंडिंग्स हो सकती है, सोशल फैक्टर उसके आसपास के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, या कम्युनिटी ऐसी हो, या ऐसे लोगों के साथ काम करता हो। तो दे आर द मल्टीपल फैक्टर्स। यहाँ पर आप केवल एक दो के नाम लेकर के नहीं देख सकते, वहाँ पर लिखा होगा द मल्टीपल फैक्टर्स दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? ये हो गया आपका एथनिक सेंसिटिव, जनरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है आसपास का इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर के, मतलब ऐसा नहीं, एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी पर्सन के बिहेवियर को और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये जनरली पर्सपेक्टिव हम यूज करते हैं बच्चों के केसेस, स्पेशली ऐसे केसेस जहाँ पर किसी प्रकार का पर्सन किसी बिहेवियर को, किसी पर्सन का बिहेवियर अफेक्टेड होता है, या हमको किसी पर्सन के बिहेवियर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उस पैटर्न को जानना है, इस प्रकार का नेगेटिव पैटर्न है, तो वहां पर हम जनरली इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव यूज करते हैं, ताकि हम उसके आसपास की सराउंडिंग को, उसके जो इन्वायरमेंट है उसको समझ पाएं कि उसके वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्सन के बिहेवियर को या उसकी पर्सनालिटी को, उसके विकास में प्रभावित करते हैं या उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो अगर स्कूल नहीं जाता है तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, उसका पढ़ने में मन न लगता हो, या टीचर्स उससे अच्छे से बिहेव ना करता हो, या उसके जो पीयर ग्रुप्स है, उसकी फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो। तो मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो बताता है इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव कि कोई भी ऐसा बन सके कि कोई भी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि किसी पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसके विकास में, जैसे कि फैमिली है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशंस है, और बाकी सोसाइटी है। ओके, फैमिली डायनामिक्स है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल एनवायरनमेंट, पीयर इंटरेक्शन किस प्रकार का है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंस कैसा है किसी पर्सन का, ये सभी के सभी रूट कॉज होते हैं, कारण होते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर के विकास में या डेवलपमेंट में या चेंजेस में। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग दैट नीड टू बी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव। देखिए, जर्नलिस्टिक का मतलब होता है मल्टी लेयर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टी लेयर अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होता है मल्टी लेवल पे होता है। ठीक है, अगर हमको किसी प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसकी सिचुएशन को, तो हमको अलग अलग तरीके से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, कि पर्सन की जो है, कोई पर्सन किसी प्रकार की समस्या से डील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है होमलेस इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो कि बेघर है। तो बेघर होने की जो समस्या है उस पर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, पर्सन की खुद की एक पर्सनल हिस्ट्री हो सकती है, हो सकता है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, फिजिकल हेल्थ इशू हो सकता है, हाउसिंग पॉलिसी देखेंगे हम गवर्नमेंट की, लोकल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम देखेंगे। ये सभी के सभी फैक्टर्स हमको देखने होते हैं जब भी हम
किसी भी इंडिविजुअल्स, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है होमलेस का, अगर ऐसे लोग अफेक्टेड हैं या डील कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड करेंगे उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, एक ब्रॉडर वे में हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जहाँ पर हम वेरियस सोर्सेज, वेरियस डिसिप्लिन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। ठीक है, सो बाय considering these various level of investigation, the social worker can better understand the complex issue leading to homelessness or provide the appropriate measurement या assistance. क्लियर? तो थोड़ा सा अंतर है। जर्नलिस्टिक अप्रोच हमारी फोकस करती है मल्टी लेयर पर, मल्टी डिसिप्लिन पर, मल्टी सोर्सेस पर, कि वो सभी सोर्सेस के माध्यम से हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे या इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ताकि हम उस इश्यू को, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाए, समझ पाए। बोलिए। हाँ क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर है सिस्टम थ्योरी। देखिए सिस्टम थ्योरी वैसे आपको समझ में आ गई होगी, अभी तक पहले हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पर। सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर है जैसे इकोसिस्टम थे, सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सिस्टम हो सकता है। हैंग कर रहा है। ये थ्योरी बोलती है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो आइसोलेशन में नहीं रहता, वैक्यूम में नहीं रहता है, अकेले नहीं रहता, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी अपने आप में एक सिस्टम होती है। ठीक है, तो किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है, उसके इमोशंस हैं, उसके बिहेवियर है, दैट कैन बी ट्रैक बैक टू देयर फैमिली इंटरेक्शन। किसी पर्सन का जो है स्वभाव कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके एक्शंस कैसे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बाकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली फैमिली इंटरेक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, किस प्रकार के माहौल में आप रहते हैं, कैसे आपके कलीग्स हैं, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, कैसे टीचर हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, वो सभी सोशल सेटिंग्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों के पर्सन के बिहेवियर को, पर्सन की पर्सनालिटी को, उसकी इमोशंस को, उसके बिहेवियर, ये सभी चीजें। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम थ्योरी बोलती है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम और एनी सब सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो जॉन फ्रेंड के द्वारा दी गई 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट सिस्टम है। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक इसका कोई डाउट था तो इसी वजह से मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर याद रखना, आपको पहले आता है आपका माइक्रो, ठीक है, फिर आएगा आपका मीजो, फिर आएगा एक्सो, फिर आएगा मैक्रो, और लास्ट में आएगा क्रोनो। ठीक है, ये याद कर लेना इन केस अगर डाउट रहे तो। माइक्रो हो गया, मीजो हो गया, एक्सो हो गया, मैक्रो हो गया, और क्रोनो हो गया। आई ई एक्स ए सी एच, इसको याद कर पाओगे तो समझ में आ जाएगा। आई मतलब माइक्रो, ई का मतलब होता है मीजो, एक्स का मतलब एक्सो हो गया, ए का मतलब होता है मैक्रो, और सी एच मतलब क्रोनो। मतलब ये जो सेकंड वाला लेटर लिया है यहाँ पर, ये मैक्रो में ए होता है, क्रोन में सी एच होता है। क्या लिखा है, जनरल सिस्टम और जर्नलिस्टिक सिस्टम दोनों ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। हाँ, दोनों ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो ब्रॉडर टर्म से बोलता है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो कुल मिला के देखो, जो जितने भी पर्सपेक्टिव है ना, वो सारे एक जैसे होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जर्नलिस्टिक सिस्टम के मल्टी लेयर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, किसी भी समस्या को समझना है तो ब्रॉडर तरीके से हमको अंडरस्टैंड करना, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए हैं बहुत सारे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो जनरल सिस्टम यहाँ पर है, वो सिंपल बात करता है आपका मल्टीपल फैक्टर, जो कि सोशल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, समहाउ दे आर सिमिलर। जनरलिस्टिक का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा बोल सकते हैं थेरापेटिक बेस्ड अप्रोच है, कि जहाँ पर हमको समस्या को दिख रही है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको हम, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो भी खोज लेते हैं, और कैसे हम उसको सॉल्व करना है उसको भी खोज लेते हैं साथ साथ। इसलिए यहाँ पर लिखा होगा कि इंडिविजुअल्स पर्सनल हिस्ट्री, फाइनेंशियल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हाउसिंग पॉलिसी, अब उसको लेकर के क्या पॉलिसी है, लोकल सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, कम्युनिटी सपोर्ट क्या क्या मिल सकता है, तो उस समस्या को, सिचुएशन को हम एड्रेस भी कैसे करेंगे, वो सब चीज भी आपकी इसमें आ जाती है जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है,
आगे बढ़े, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, वैल्यू और प्रिंसिपल को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सर, ये। हाँ जी बोलिए। सर कि जो माइक्रो मीजो वाला है, इसमें क्वेश्चन आया था, आपको भेजा भी था। तो ये तीनों अलग अलग समझा दीजिए, क्या है ये पांचों जो इसके पार्ट हैं। आवाज नहीं आ रहा, आपका थोड़ा तेज बोलो। देखो, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल, जिसको मैंने कई बार समझाया हुआ क्लास में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर। माइक्रो मतलब होता है इंडिविजुअल इंटरेक्शन। कोई भी जो बच्चा है, जैसे कि ये वैसे एक्सप्लेन किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के, किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, कैसे इंटरेक्शन उसका डेवलप होता है। इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जैसे कि मान लीजिए फैमिली है, इंडिविजुअल और फैमिली, ये हो गया आपका माइक्रो लेवल। ठीक है। मेजो का मतलब होता है इनके बीच में, जैसे फैमिली मेंबर है और टीचर, उसके बीच में इंटरेक्शन आपका क्या लाएगा, मेजो। ठीक है, इसी प्रकार से आपका माइक्रो हो गया, मेगो मेजो हो जाएगा। एक्सो और उसके ऊपर लेवल का हो जाएगा। मैक्रो लेवल बड़े स्केल पे होता है, जहाँ पर हम बड़े स्केल पर देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्रोनो का मतलब होता है एक टाइम टाइम फ्रेम, जैसे पूरा एक टाइम फ्रेम जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को या कोई पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी को या उसके बिहेवियर को। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था कोविड-19 का, या किसी कंट्री के अंदर बार हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो जो वो टाइम फ्रेम होता है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है पर्सन के बिहेवियर पे या उसके ओवरऑल। लिख रहे हैं, एक मिनट रुको। मेजो और मेजो वो एक ही बात है, वो लिखा हुआ है बस। कहीं पर मेजो लिखा होता है, कहीं पर मेसो ऐसे जेड लिखा होता है। ठीक है, वो एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें डाउट तो नहीं है। माइक्रो मतलब होता है कि इंडिविजुअल विद फैमिली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मेजो का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की जो फैमिली है या जो स्कूल है या वर्क प्लेस है या फ्रेंड्स है नेबरहुड, उनके आपस में इंटरेक्शन, एक जो उसके लेवल पे होता है। ठीक है। मैक्सो का मतलब मैक्रो सिस्टम का मतलब होता है सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी, आप कहीं पर जॉब करते हैं वो सब, कहीं पर जाते हैं काम करने, तो वो उसका इन्फ्लुएंस अलग होता है। वो इम्पैक्ट कैसे करता है, या फैमिली के मेंबर कहीं पर जॉब करते हैं, कोई पर्सन के किसी बच्चे के पिताजी का आर्मी में है, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के ऊपर, तो वो आपका इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, हाँ, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। देखिए वैल्यूज और प्रिंसिपल को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वैल्यू का मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि हमारे बिहेवियर को दर्शाती है। ठीक है। क्रोनो अभी मैंने बताया हुआ था, कहाँ थे आप। क्रोनो का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट पर्सन पर। जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 के टाइम पे जो लोग रहे होंगे, जैसे हम सभी लोग थे, तो हमको पता है उस टाइम के, उनको उस टाइम का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस टाइम के बाद जो बच्चे पैदा हुए 2021 में, उनको नहीं पता है उस टाइम, है ना, किसी कंट्री के अंदर बाहर हो जाए तो। कम है और आदमी लोग मांग रहे हैं मेरे घर में गला मत घोट, अदला बदला कर लो। क्या हो गया, तुम इधर आ जाओ, मैं गला कोई कुछ बोल रहा है क्या। वो तो खुद ही ऐसी बात कर रही है शायद। कल्चर, हाँ कल्चरल शिफ्ट बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का भी चेंजेस होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कमन टू द कैटेगरी ऑफ कोरोना सिस्टम। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस बस आपको थोड़ा समझना है। जैसे कि मान लीजिए अब कहीं पर बार हो जाए, कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाए, हैं, जो लोग मणिपुर के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर अभी जो सिचुएशन है, वो चीज़ वो लोग जो फेस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, या कोई भी सिचुएशन। सर आवाज़ आ रही है, अभी भी आवाज़ आ रही है। आप लोग प्लीज म्यूट रखिए ना, थोड़ा सा समय है, 1 घंटे क्लास होता है, 120, इतना 80 मिनट का क्लास रहता है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के म्यूट कर लेना। वैल्यूज, तो वैल्यू क्या है, इंटरनल है, सब्जेक्टिव हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, वैल्यू जो है बदल सकती है।
आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहीं पर है तो आपका जो वैल्यू सिस्टम अलग होगा, वो चेंज हो सकता है। आप अगर किसी बड़ी पोजीशन में जाएंगे, कहीं पर जॉब करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू सिस्टम है वो बदलता रहता है। सब्जेक्टिव नेचर का होता है। ये हमारे एक काइंड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, उस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो एक गुण है क्वालिटी है। प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल हमारे बिहेवियर को, जो हमारे एक्शंस होते हैं उसको गवर्न करते हैं। कि जैसे वैल्यू सिस्टम होगा वो हमारे बिहेवियर को दर्शाएगा, और हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे एक्शन को दर्शाते हैं कि हम कैसे एक्ट करेंगे। जैसे कोई पर्सन ईमानदार है तो वैल्यू ऑनेस्टी को वो फॉलो करता है। जो इन क्वालिटी है उसके अंदर, जो इंटरनल एस्पेक्ट है वो है ऑनेस्टी का, ये वैल्यू सिस्टम है। अगर हम उस ऑनेस्टी को दर्शाएंगे थ्रू अवर एक्शन, इसका मतलब कि हम उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, कि जिसके माध्यम से हम जो ऑनेस्टी को अपने एक्शंस में ला रहे हैं। इसका मतलब होगा कि जो पर्सन ऑनेस्ट होगा वो झूठ नहीं बोलेगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे किसी प्रकार का नुकसान हो रहा होगा। इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू उसके अंदर है वो अपने एक्शन के माध्यम से उसको प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस होता है वैल्यू प्रिंसिपल के अंदर, कि प्रिंसिपल बेस्ड होता है ऑन द वैल्यू, पर्सन की वैल्यू के आधार पर। और वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, समटाइम्स ऑन टाइम। क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल तो आप देख लीजिए। बोलिए, बोलते जाइए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ थ्योरी मैंने दी है। वैसे बाकी थ्योरी तो मैंने कई बार डिस्कस की क्लास में, आप लोगों को नोट्स में भी होगी। दो मैंने यहाँ पर लिख दी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीबीटी है, दूसरी आप पर्सन सेंटर्ड थ्योरी है, इसको बोलते हैं सीसीटी, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी या थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल रोजर के द्वारा। इसको हम रॉजियन थ्योरी बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। 1914 के आसपास इसको डेवलप किया गया। एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्टिक अप्रोच, इसके माध्यम से पर्सन पे फोकस होता है। यहाँ पर जो फोकस होता है पर्सन सेंटर्ड थ्योरी के अंदर, वो होता है पर्सन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है, जो कि रोजर्स ने बताया, कि कैसे हम पर्सन के अंदर जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है उसको डेवलप कर पाते हैं। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड डेवलप कैसे कर पाते हैं, कि पर्सन की जो ग्रोथ है और जो चेंजेस होगा वो खुद कर पाएगा। दैट ईच पर्सन हैव द कैपेसिटी और द पावर और द डिजायर, दे कैन चेंज। और जो ग्रोथ है और जो चेंजेस चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल वर्कर उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, वो खुद एक्सपर्ट है। और जो सीबीटी होती है उसमें जो सोशल वर्कर होगा या जो थेरेपिस्ट होगा वो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इशू है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो मूड है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स है, या डब्ल्यू ऐसे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर सब्सटेंस यूज है, इस ऐसे केसेस के अंदर पर्सन सेंटर्ड थ्योरी यूज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का केस है। ओके, क्या लेवल है उसका, सिविलिटी लेवल कितना है उस इश्यू का, प्रॉब्लम का। तो उसके अनुसार हम, कभी कभी क्या होता है कि पर्सन के अंदर इतनी बिल नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो खुद एड्रेस कर पाए, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो वहाँ पर हम लोग को सीबीटी यूज करना होता है, अलग थेरेपी यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है किस लेवल की है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सकता है पर्सन के अंदर, खुद के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करके, उसको एम्पावर करके, तो हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का यूज करते हैं। सीबीटी का फोकस होता है कि क्लाइंट यहाँ पर एक्सपर्ट होता है, वो गाइड करता है। किसी पर्सन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, तो ऐसे केसेस में सोशल वर्कर जो होगा वो एज ए एक्सपर्ट की तरह काम करेगा। वो मदद करेगा कि किस प्रकार से पर्सन अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करे। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है, वही हमारे एक्शन में होता है, वैसे हम बिहेव करते हैं। तो अगर हम अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर पाते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, अगर उसमें बदलाव कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने बिहेवियर को, हमारे एक्शंस में हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये सीबीटी जो है यही फोकस करता है कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को, जो चेंजिंग जो थॉट्स प्रोसेस है उसको कैसे बदल पाते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे होता है तो बिहेवियर भी सही होगा अगर हमारा थॉट प्रोसेस सही रहेगा। ठीक है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सभी केसेस के अंदर मेंटल या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हम सीबीटी यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो सीबीटी फोकस हिस्ट्री पे नहीं करता है, सीबीटी फोकस करता है प्रेजेंट टाइम में पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या उसके इमोशंस है, क्या उसके एक्शंस है, क्या थॉट प्रोसेस है, उस पर प्रेजेंट टाइम फोकस करता है। और कैसे हम उस जो फीलिंग्स है उसको पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, ये फोकस होता है। तो सीबीटी के अंदर जो पर्सन, जो क्लाइंट होता है, जो सॉरी थेरेपिस्ट होता है, वो एक्सपर्ट होता है। और पर्सन थ्योरी के अंदर जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो एक्सपर्ट होता है। क्लियर है दोनों में? ये जो थ्योरी दी गई किसके द्वारा? डॉक्टर एरोन बिग के द्वारा दिया गया सीबीटी। ठीक है, और ये रोजर्स के द्वारा दिया गया, कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट इसमें एक और लिखा है क्राइसिस इंटरवेंशन। तो ये जो है एल्बर्ट
रॉबर्ट्स एंड एलन ऑटन के द्वारा, इसको इनके द्वारा कुछ स्टेप्स दिए गए थे। यहाँ पर क्राइसिस इंटरनल होता है कि किसी प्रकार का क्राइसिस आ जाता है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या डाइवोर्स किसी का हो गया, किसी प्रकार का वायलेंस हो गया कहीं पर, मतलब कोई भी किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, तो एक क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है। तो उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वहाँ पर सोशल वर्कर इंटरवेंशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन, ताकि जो भी डैमेज होने वाला है या डैमेज हो सकता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में। ठीक है, वो आपका क्राइसिस इंटरवेंशन कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है, सबका नाम लिखा है, कार्ल रोजर, ये लिखा होगा एरन बेग, ये इनके नाम लिखे तीनों। बोलिए, समझ में आ गया? चलिए आगे इसको पढ़िए, क्या लिखा है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर लेवल ऑफ थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको नोट्स में मेंशन की होंगी, उसमें से कुछ ये है, उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो ग्रांट थ्योरी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो है सी ब्राइट मिल के द्वारा, ये अमेरिकन सोशलिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ ग्रांट। बेसिकली इनका जो एक बुक था जिसका नाम था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, उसमें इन्होंने चर्चा की थी, क्रिटिकल एनालिसिस दिया था। उन्होंने कहा कि जो ग्रांट थ्योरी होती है ना, उसके माध्यम से हम जो बेसिक इशू होते हैं जो उनको हम एड्रेस नहीं कर सकते या उनको हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी इंपेरिकल इशू को, प्रॉब्लम को, उसको लेकर के इन्होंने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट डेवलप किया था, दिया था इस बुक के अंदर। फर्दर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ग्रांट थ्योरी है वो हम काफ़ी ब्रॉड होती है, काफ़ी ओवर रीचिंग फिनोमेना होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसके माध्यम से हम कैसे बहुत ही बड़े स्केल पर सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं या हेल्प कर पाते हैं उस थ्योरी के माध्यम से, उस फ्रेमवर्क के माध्यम से, सोशल वर्क प्रैक्टिस के रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो जो ग्रांट थ्योरी है वो एक ब्रॉडर व्यू होता है। अगर हम किसी इशू को अंडरस्टैंड करना है तो बड़े स्केल पर देख सकते हैं, किसी इंडिविजुअल लेवल पर हम नहीं देख, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जनरली ग्रांट थ्योरी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, फंक्शनलिज्म थ्योरी है, ये सभी की थ्योरी आपकी ग्रांट कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई है, इसके माध्यम से हम इसको यूज करके ये समझ सकते हैं कि जो इश्यू है पावर डायनेमिक्स का, डिस्पैरिटी का, इनइक्वालिटी का, सोशल जस्टिस का, उसको एड्रेस करने के लिए हम अगर हमको समझना है तो इस फ्रेमवर्क का हम यूज कर सकते हैं, इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं ग्रांट थ्योरी। ठीक है, इससे केवल हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे हम समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ग्रांट थ्योरी होती है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को दिखाती है, ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू को दिखा सकती है कि सोशल इश्यू किस प्रकार का है। एड्रेस करने के लिए बहुत सारी और भी थ्योरी है जिसको हम यूज करके एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ पर जो दिखाती है कि किस प्रकार की समस्या, जो पावर डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, सोशल इंजस्टिस है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है पहली थ्योरी? जल्दी बताइए, 6 मिनट है हमारे पास, 3 थ्योरी और है। यस सर, क्लियर हो गई। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर मैक्रो लेवल थ्योरी, इसको हम ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ये भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये ग्रांट थ्योरी से नीचे आएगा। इसका मतलब होता है कि इसके माध्यम से हम सोशल पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स है या कोई ग्लोबल फिनोमेना है, वो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को या सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो हम इस थ्योरी के माध्यम से एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो उस इशू को हमें एड्रेस कैसे करेंगे। ओके, ये जो इशू होता है ये मतलब ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल लेवल का होता है या किसी छोटे समूह के लिए है, पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम वहाँ पर मैक्रो लेवल थ्योरी, ग्लोबल थ्योरी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मेंशन किया है फेमिनिस्ट थ्योरी है, तो फेमिनिस्ट थ्योरी जो है ये दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वलिटी है, तो ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन करेगी किस प्रकार से हम सोसाइटी के अंदर जो है बेस्ड ऑन द रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी के आधार पर जो भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, फेस कर रहे होते हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो थ्योरी आपको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए समस्या हो। तो ये जो आपका ग्रांट थ्योरी है, ग्लोबल थ्योरी इसके नीचे आएगी, मतलब ग्रांट थ्योरी पहले फिर आएगा आपका ग्लोबल थ्योरी,
तो जो मैक्रो लेवल थ्योरी होता है वो टिपिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है इंडिविजुअल्स की, जैसे कोई क्लाइंट है तो वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बड़े स्केल पर जो समस्याएं होती है सोसाइटी की, इंटर पॉपुलेशन की, इंटर सोसाइटी की, या तो कोई प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर हम लोग इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई थ्योरी जैसे कि मान लीजिए जो आपका ये थ्योरी मैंने मैंशन किया था ना यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी दोनों कैटेगरी में आ जाएगी, ग्रांट थ्योरी में भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है, क्योंकि हमको लेवल देखना है, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आएगा आपका ग्रांट थ्योरी, फिर आएगा आपका ग्लोबल थ्योरी या मैक्रो थ्योरी। नेक्स्ट है यहाँ पर मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी का मतलब होता है, एक तो आपका ग्रांट थ्योरी हो गया जहाँ पर केवल हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, केवल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, और जो आपका मिडिल रेंज थ्योरी, ये जो इनके द्वारा रॉबर्ट के बर्टन के द्वारा दिया गया, मतलब इनके द्वारा दिया नहीं गया, लेकिन इनका जो थ्योरी है ना, जो स्ट्रेंथ थ्योरी है, वो इसी कैटेगरी में आता है मिडिल रेंज थ्योरी के द्वारा, इसलिए जनरली बोला जाता है कि कंसेप्ट के द्वारा डेवलप किया। ठीक है, इसके माध्यम से हम सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मिडिल रेंज थ्योरी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, किसी एक इशू को लेकर के उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सप्लेन करना नैरो वे में। जैसे कि स्ट्रेंथ थ्योरी जो है रॉबर्ट की, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि इंपेरिकल रिसर्च जो होती है वो आपका मिडिल रेंज थ्योरी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, या फिर जो गैप है एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में, जो कि ग्रांट थ्योरी होती है, और जो कॉन्क्रीट सोशल रियलिटी है, उसके बीच में जो गैप है उसको एड्रेस करने के लिए या एज ए ब्रिज की तरह काम करता है, कि हम थ्योरी से अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे इंपेरिकली उसको ठीक कर सकते हैं या समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है स्ट्रेंथ थ्योरी का, या सोशल लर्निंग थ्योरी है, एल्बर्ट बंडुरा की थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी सजेस्ट करती है कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल लर्न कैसे करता है, बिहेवियर उसका कैसे वो लर्न कर लेता है, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी इमिटेशन या रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। ओके, तो ये थ्योरी बताती है कि कैसे सोशल इंटरेक्शन या मॉडलिंग के माध्यम से या रीइंफोर्समेंट के माध्यम से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसका बिहेवियर है या बिलीफ से कैसे बदलता है, कैसे सेव होता है, कैसे चेंज होता है। तो ये जो थ्योरी है मिडिल रेंज थ्योरी, ये कहीं ना कहीं एज ए गैप ब्रिज की तरह काम करती है सोशल रियलिटी में और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बीच में। समझ में आ रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। बोलिए। यस सर, यस सर। नेक्स्ट थ्योरी है माइक्रो थ्योरी। माइक्रो थ्योरी फोकस करती है इंडिविजुअल पर, स्मॉल ग्रुप। ठीक है, जो भी कोई भी ह्यूमन बिहेवियर जो है, कोई पर्सन जो है किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी फेस कर रहा है, तो वहाँ पर सोशल वर्कर प्रैक्टिस के माध्यम से इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो इंडिविजुअल की जो भी एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई इंडिविजुअल किस प्रकार से सोशल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसको एग्जामिन करने के लिए, स्पेसिफिकली जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए माइक्रो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जीएच मीड के द्वारा थ्योरी दी गई थी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, इसका मतलब होता है किस प्रकार से दो लोग बात कर रहे होते हैं, थ्रू दी सिंबल, थ्रू दी गेस्चर, थ्रू दी लैंग्वेज। कभी कभी दो लोग खड़े होते हैं, बोल नहीं रहे होते हैं, फिर भी बात कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि किस प्रकार से भाषा, लैंग्वेज, गेस्चर, सिंबल्स के माध्यम से दो लोग डेवलप कर पाते हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि जो बाउली थे उनके द्वारा बताया गया था कि जो मदर है और एक चाइल्ड, उनके बीच में जो अटैचमेंट किस प्रकार का होता है, किस लेवल का बॉन्ड होता है, इमोशनल बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, डिफरेंट लेवल दिए थे उन्होंने, वो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो उस डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग माइक्रो थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेक्शन या स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, यही जो अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में, वही फर्दर डिफाइन करता है कि फ्यूचर में जो बच्चा होगा, जो बड़ा होगा, वो कैसे रिश्ते बनाएगा बाकी लोगों के साथ, क्योंकि जिस प्रकार का अटैचमेंट उसका अपने जो प्राइमरी केयर गिवर है, मदर है, फादर, उसके साथ होगा, उसी प्रकार से फ्यूचर में वो रिलेशनशिप बिल्ड कर पाता है लोगों के साथ। ठीक है, उस चीज को दर्शाता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो लोगों के बीच में इंडिविजुअल लेवल पे या स्मॉल ग्रुप में हम लोग माइक्रो थ्योरी यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए आगे नेक्स्ट, इसमें ये पेज है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं, उनका ईयर है, और यहाँ पर कुछ बुक दिए गए हैं, उनका ईयर लिखा हुआ। आगे कुछ नहीं, बस इतना ही है। आज की क्लास के लिए इतना था, बाकी चीज़ें आपको जो नोट्स दिए हैं, पीडीएफ दिया, उसमें से पढ़ लेना है। स्पेशली जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके नाम, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस